अच्छा, हमारे यहाँ फातिमा एक बताएं, एक प्रॉब्लम होती है कि मंशियात का आदी बंदा, मर्द की बात कर रहा हूँ, रिहैब में जाता है, 6 महीने बाद वापस आता है, कुछ दिन ठीक रहता है, फिर दोबारा उसी गैदरिंग में बैठ के दोबारा उसका हिस्सा बन जाता है। और हमारे यहाँ माशरा उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा होता, माशरा भी धुतकार रहा होता है कि अगर वो अपने किसी रिश्तेदार के घर जाता है तो कहते हैं यार ये तो मंशियात का आदी है, ये कुछ चोरी करके लेके जाएगा। तो ये कितना उसके ऊपर दिमाग पर असर डालता है कि वो दोबारा कहता है चलो यहीं जाओ। ओके तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि हमें सोसाइटी में भी अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि नशा एक ऐसी बीमारी है, नशे को लोग बीमारी नहीं मानते, उसको लोग बुरी आदत मानते हैं। तो सबसे पहले उनको ये जानना चाहिए कि नशा एक बीमारी है, ठीक है। जो इसका शिकार है वो खुद बीमारी का शिकार है। जैसे हमारे नॉर्मल रूटीन में किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसको हम इतना मतलब ट्रीट करते हैं, उसका इतना ख्याल रखते हैं, तो इस तरह नशा भी एक बीमारी है। ये क्रोनिक इलनेस है, ऐसा कहते हैं कि कब्र तक साथ जाने वाली बीमारी है। तो अगर कोई इलाज करवा के आ रहा है और अगर वो दोबारा लग रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि फैमिली की वजह से ही वो दोबारा लग रहा हो सकता है कि फैमिली के टॉन्ट्स, क्योंकि वो तो इलाज करवा के आ जाता है लेकिन उसको सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं देती, तो उसकी वजह से फिर वो हो सकता है दोबारा रिलैप्स हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने की ज़्यादा ज़रूरत है कि नशा एक बीमारी है, ठीक है, और इसको हमें किस तरह ठीक करना है। और नशा एक ऐसी बीमारी जो बार बार बंदा रिलैप्स हो सकता है और उसको बार बार अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। लोग बोलते हैं कि नशा करके हमें सुकून मिलता है, ये कौन सा सुकून है? मैं चाहूँगी आप ज़रूर बताएं ज़रा कि ये कौन सा सुकून है। ठीक है, तो देखें जैसे जिनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो जब वो नशा करते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो शट डाउन हो जाता है एक तरह से, ठीक है। तो थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि मुझे बिल्कुल सुकून मिल गया है, क्योंकि उसका ब्रेन तो वर्क कर ही नहीं रहा होता। जैसे कि एक नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, उसको नहीं पता कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो नशा करने के बाद इंसान एक तरह से एबनॉर्मल हो जाता है, उसको नहीं पता उसकी ज़िंदगी में क्या तकलीफें हैं, क्या परेशानियाँ। थोड़ी देर के लिए वो भूल जाता है, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होता है, थोड़ी देर बाद उसको लगता है कि मेरी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। जब उसको दोबारा से वो क्रेविंग होने लगती है, वो दोबारा ड्रग्स लेता है। इस तरह करते करते फिर वो इसकी आदत में लग जाता है। और ये जितने भी ड्रग्स में लगे हुए लोग होते हैं, ये चोरियां भी करते हैं, ज़ाहिर है डकैतियाँ भी करते हैं, अच्छे बुरे की तमीज़ भी खो देते हैं। अच्छा, ज़ाहिर है ड्रग्स का कोई इलाज वैसे नहीं है, सिर्फ ये है कि उनको ड्रग्स से दूर रखा जाए और पेन किलर्स दी जाए। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मैंने ये सुना है कि एक्चुअल ड्रग्स का जो हीरोइन लेते हैं इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है, क्योंकि मेडिसिन क्योर नहीं है, क्योर नहीं है, मैनेजमेंट है। यही मैं सवाल एग्जैक्टली जैसा डायबिटीज है, क्योर नहीं है, मैनेजेबिलिटी कि आप कैसा चलते हैं। जैसे हमारा जो थीम है वो 12 स्टेप का प्रोग्राम है, नारकोटिक एनोनिमस का। अब 12 स्टेप के प्रोग्राम में आपको पूरे डूज एंड डोंट्स, आपके ट्रिगर्स, क्योंकि ये जितने भी ड्रग यूज़र्स होते हैं, जो भी ड्रग यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे बच्चे बच्चियाँ जो भी हैं, इनका कहीं ना कहीं लिंक ट्रॉमा के साथ होता है कि इन्होंने अपना कोई एब्यूज़ इस तरीके का चाइल्डहुड में इन्होंने किया है एक्सपीरियंस, और वो ट्रॉमेटाइज ब्रेन जो है फिर उनको कोपिंग स्ट्रैटेजी उनकी होती है कि हम ड्रग्स ले लें। ड्रग्स से मिलती है डोपामीन, डोपामीन देती है हाई, और आपके जितने पेन्स होते हैं वो नम हो जाते हैं। तो आपके इमोशंस नम हो गए, आपको डोपामीन मिल रहा है, आप हाई हो रहे हो, आपको खुशी मैसर हो रही है, तो बस ऐसा लगता है कि ओके कोई भी ज़िंदगी में गम आए, तकलीफ आए, उसका कोपिंग स्ट्रैटेजी है कि आप ड्रग्स यूज़ कर लें। लेकिन जब रिहेबिलिटेट किया जाता है तो उस पूरे प्रोसेस के अंदर 1-to-1 थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, क्योंकि ड्रग एडिक्शन ऐसी डिजीज़ है जिसमें इंडिविजुअल वर्क कोई भी नहीं कर सकता, पूरी टीम की इसमें एफर्ट्स होती हैं। और यहाँ पर जो मेन चीज़ होती है वो उनकी है 12 स्टेप की वर्किंग और प्लस उनकी ग्रुप थेरेपी। और वो जो ग्रुप थेरेपी है उसमें मुख्तलिफ चीज़ें शामिल होती हैं जो हमारे साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें हमारा साइको एजुकेशन है, लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन है, प्रोसेसिंग है कि आपने अपने इमोशंस को प्रोसेस कैसे करना है, आपने अपनी जो ट्रॉमेटाइज आपकी जो लाइफ गुजरी है, आपने उसके हीलिंग के प्रोसेस में कैसे जाना है। अब जो रिलैप्स इतना ज़्यादा होता है उसकी एक वजह ये भी है कि एक तो विड्रॉल, या हम कह लें कि जिसको हम सब कहते हैं कि तोड़ की कैफियत है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन की होती है। सो हम उसे कहते हैं एक्यूट विड्रॉल। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको कि हम सब निगलेक्ट कर देते हैं वो होता है पोस्ट एक्यूट विड्रॉल, जो कम से कम 2 साल तक चल रहा होता है, और वो साइकोलॉजिकल है, जिसमें चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मेमोरी में इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और फिर उसमें अगर फैमिली भी आपको ऑन ना कर रही हो, क्योंकि इसमें ये ट्रायंगल है ना, रिहेबिलिटेशन में सेंटर में पूरी टीम काम कर रही है, पर्सन है जो कि ड्रग यूज़ कर रहा था, देन फैमिली, उसका एनवायरनमेंट। हमारे सेंटर में एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना ये भी है कि हम सिर्फ एक पेशेंट पे काम नहीं करते, हम उसकी फैमिली पर भी काम करते हैं। वेरी गुड। एवरी संडे हमारे यहाँ फैमिली के भी साइकोलॉजिस्ट प्रोसेस ग्रुप्स कंडक्ट करते हैं, प्लस उनके भी सेशंस होते हैं, उनको भी लेक्चर्स दिए जाते हैं कि ये बीमारी क्या है, उसकी अवेयरनेस उनको देना, देन अब आप अपने पेशेंट के साथ किस तरीके का बिहेवियर रखेंगे जब वो घर जाएगा।
उसको किस तरीके से अन्य मीटिंग्स में आना है, तो उसका ये पूरा सारी चीज़ें जी बड़ी ज़रूरी हैं, और माशरे में जितने भी नौजवान लड़के लड़कियां देख रहे हैं, मैं उनसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये नशा जो है ये एक जहर है और ये आपको दीमक की तरह चाट जाता है। बहुत से लोग इसको फैशन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब आप उस लत में पड़ जाते हैं ना, तो फिर आपका जो हाल होता है वो बहुत जानवर से भी बदतर होता है, जिस तरह मैं देख रहा होता हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे, और आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद हिम्मत दे कि आप इस तरह का अच्छा काम करते रहें, और ज़ाहिर है इसका जज़ा तो आपको अल्लाह ही देगा, हम सिर्फ आपको यहाँ से दुआएं दे सकते हैं।